Dear students, now I shall solve problems of equivalent resistance. Equivalent resistance पर बेस्ड लगभग 8 प्रॉब्लम्स मेरी निगाह के सामने आई हैं जो AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में आई हैं। उनमें से 2 मैं करा चुका हूं जो सेम कंसेप्ट पे डिपेंड करती थी। बाकी की 6 प्रॉब्लम्स मैं इस लेक्चर में देखूंगा। तो उन 6 प्रॉब्लम्स को मैं लिखूंगा नहीं एग्जैक्ट पूरा, बोलूंगा, आप लोग लिखिएगा या आपके पास होगी भी प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रीसेंट प्रॉब्लम से, ठीक है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे हम। तो मेरे पास रीसेंट पेपर है जो अभी ये ओरिजिनल पेपर है मेरे पास 22 नवंबर 2020 में हुआ है अभी। तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है वो है, आप लोग लिख लेंगे इसको, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द सर्किट ऑफ फिगर इफ R इज इक्वल टू 3 ohms। और ऑप्शन है, ठीक है, यहां पे मैं सर्किट बना देता हूं। ये प्रॉब्लम मैं सबसे पहली प्रॉब्लम लिख रहा हूं। मैं नंबर इसलिए डाल देता हूं ताकि आप मुझसे अगर कुछ पूछना चाहें तो इस नंबर के रेफरेंस में पूछ सकते हैं। ये 2021 सेशन की प्रॉब्लम है और इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट पूछा है, यानी रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पूछा है और R की वैल्यू यहां पर गिवन है 3 ohms। कितनी है? 3 ohm, ठीक है। और जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपका 8 ohm, 12 ohm, 14 ohm एंड 16 ohms। अब सर्किट बना देता हूं मैं। सर्किट कैसा बन रहा है? सर्किट है ठीक, ये सर्किट है, यहाँ A है, यहाँ B है, बस ये सर्किट है। तो हमें ये जो 2 टर्मिनल्स हैं A और B, यहाँ के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए। और ये बता रखा है कि हर रेजिस्टेंस जो हर वैल्यू है R, यहाँ पर R लिखा हुआ हर जगह, यहाँ पर R लिखा हुआ है, यहाँ भी R लिखा हुआ है, यहाँ भी R लिखा हुआ है, यहाँ भी R लिखा है। यहाँ जो वैल्यू है वो है 3 ohm। तो मैं लिख देता हूँ, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो ज़रा इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं जो देखने में अच्छा लगने लगे हमें, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, यहाँ पर A B तो पहले से लिखा हुआ है, इसको C लिख देता हूँ, इसको D लिख देता हूँ, इसको E लिख देता हूँ, कोई परेशानी। और ये जो 2 टर्मिनल हैं इनको यूं फैला देता हूँ, ठीक है। तो फिर कैसा लगने लगेगा, ये A हो जाएगा आपका और ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा। और ये टर्मिनल कौन सा? ये C है। फिर ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये टर्मिनल कौन सा आ जाएगा? E आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और E के बाद फिर ये वाला रेजिस्टेंस लिख लेंगे हम और टर्मिनल कौन सा आ जाएगा? B आ जाएगा। C से E तक जाने के लिए एक तो ये रेजिस्टेंस है, एक ये वाली पाथ है और एक ये वाली पाथ है थ्रू D। बात समझ में आती है? तो एक यहां पर फिर 2 रेजिस्टेंस लगा लें, एक ये आया, एक ये आया, ये बीच में D। बात समझ में आती है? तो अब जरा साफ हो गई तस्वीर, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। ये जो 2 रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज में हैं, यानी ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस। तो अब बहुत आसान है इसको करना। इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3। अब हम एक और सर्किट बनाएं जिससे कि ये पता लगे कि अब
फर्दर मॉडिफिकेशन क्या होगा सर्किट के अंदर, फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो दो रेजिस्टेंस हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे बोर्ड मास में होता है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, है ना, फिर आप जो है वो डिवीज़न करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इस तरीके से। तो सबसे पहले यही दोनों सॉल्व होंगे क्योंकि यही दोनों सीरीज में हैं। जैसे ही आप ये हल कर लेंगे तो फिर आपको सीरीज और पैरेलल और नजर आने लगेंगे। तो एक और सर्किट में बना दूं, जो ऊपर वाले तीनों रेजिस्टेंसेस थे वो इंटैक्ट रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये C हो जाएगा, ये E हो जाएगा, ये B आ गया, ये A हो गया। ये दोनों क्योंकि सीरीज में है, आप सीरीज में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जानते हैं कि सीरीज में सम हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक रेजिस्टेंस बनाएंगे क्योंकि ये 3 और 3 था, तो यहां पर ये 6 हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंसेस को हम जोड़ देते हैं। अब ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में नजर आने लगे हमें, तो अगर नया सर्किट अब बनाएं तो फिर क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये, फिर ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये B आ गया, ये A आ गया, ये C आ गया और ये E आ गया। यहां पर यहां पर क्या वैल्यू आएगी वो बताता हूं। क्वेश्चन ये है कि यहां से जब यहां आए हैं तो D कहां चला गया, तो आंसर ये है कि D एब्जॉर्ब हो गया, D 6 ओम के अंदर समा गया है। अब D को हम जाहिर नहीं कर सकते, बात समझ में, D अब इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6। क्या आपको नजर आ रहा है? हाँ, ठीक। 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम्स। ये 3 है और ये 3 है। अब देखिए ये 3, ये 2, इसकी वैल्यू 2 है और ये 3, ये तीनों सीरीज में है, तो 3 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 3 8 ओम इसका आंसर आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, 8 ओम दे रखा है, हाँ दे रखा है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आपको इतना सा सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है, या इतना टेढ़ा है तो सीधा करने की ज़रूरत नहीं है इम्तिहान के अंदर। इम्तिहान ये तो मैं कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। वहाँ तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि ये दोनों सीरीज़ में, इन दोनों को जोड़ दो, फिर इसके पैरेलल में निकाल लो। जब पैरेलल में निकालेंगे तो ये तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना सर्किट नहीं बनाना है वहाँ पर, आपको ये बात याद रखिए कि सर ने ऐसा किया था। सर तो बहुत कुछ करते हैं यहाँ पर, है ना। ओके, 8 ओम आंसर आ गया। देखिएगा मैंने सही भी किया या नहीं आप लोग। अब एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि 2017-18 का है। इसको हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, ऑप्शन को लिखा रहने देते हैं और इसको भी ब्लू पेन से लिखता हूँ मैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं 2 लिख रहा हूँ और ये 2017-18 का है, 2017-18 का है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 2 ओम्स, 6 ओम्स, 5 and 4। क्वेश्चन में सर्किट बना हुआ है, सर्किट बना देता हूं मैं। R, this is R and another resistance is in parallel, it is 2 ohms, it is 2 and a battery is also connected। ठीक है, ज़रा बड़ा सर्किट बनाते हैं ताकि आपको नजर आए। इधर बना देते हैं,
ये R है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम्स का, और एक पैरेलल में ये वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है 15 वोल्ट का। ठीक है, ये सर्किट बना हुआ है। इसको मिटा दे छोटे वाले को, वरना कंफ्यूजन होगा। 2017-18 क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहे हैं इफ इन द सर्किट पावर डिसिपेशन इज 150 वॉट्स। तो पावर डिसिपेशन इज गिवन, पावर डिसिपेशन सर्किट की है, ये बात याद रखिएगा। देन R इज इक्वल टू, तो पावर डिसिपेशन, तो पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू 150 वॉट। और हमसे पूछा क्या है, हमसे इस R की वैल्यू पूछिए। ये पावर डिसिपेशन जो है ये सर्किट की है, R की नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इस सवाल को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 4-5 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम करंट निकाल लें, पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, या पावर डिसिपेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला रख दें। तो मैं आपको बताता हूं एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका इसको करने का। देखिए, पावर डिसिपेशन जो होती है सर्किट की, वो हर रेजिस्टेंस की अलग अलग, अगर पावर डिसिपेशन आप निकाल लें और जोड़ दें तो वो टोटल सर्किट की पावर डिसिपेशन आ जाएगी। पावर होती क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें। अगर कोई रेजिस्टेंस है, जरूरी नहीं यही वाला, कोई सा भी रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और उसके अक्रॉस हमने ऐसे वोल्टेज लगा दिया, यहां पर वोल्टेज लगा दिया V, यानी यहां पर वोल्टेज कितना है V। ये कैसे लगेगा, ये इस बैटरी से लगेगा। जैसे मैंने घड़ी वाला सेल दिखाया था ना, आप घड़ी वाला सेल लगा दीजिए, देखिए ये रखा है, ये सेल लगा दीजिए यहां पर, इसका मतलब यही है। तो जो इसका वोल्टेज होगा वो बेसिकली यहां R के अक्रॉस होगा, इस R के अक्रॉस ये वाला वोल्टेज होगा। इस वोल्टेज सोर्स की वजह से यहां पर एक करंट फ्लो करने लगेगा I, ठीक है, एक करंट सेटअप हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा, जो इसके थ्रू फ्लो करेगा R के। ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होता है और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है रेजिस्टर के, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो रेजिस्टर का ये वाला पॉजिटिव होगा। अब पावर किसके बराबर होगी, इस रेजिस्टर की पावर किसके बराबर होगी। इस रेजिस्टर की पावर निकालने का तरीका ये है, सबसे ज्यादा बेसिक जो क्वेश्चन है, वो सबसे ज्यादा बेसिक जो तरीका है वो ये है कि V स्क्वायर को हम R से डिवाइड कर दें। अगर हमें इसकी पावर निकालनी है तो इसका ही वोल्टेज लें, उसका स्क्वायर करें और इसी की वैल्यू से डिवाइड कर दें। क्या बात समझ में आ रही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम करंट की वैल्यू ले लें। अगर हमें पता है तो हम क्या ले लें, करंट की वैल्यू ले लें। कौन सा करंट लें, इस रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो ले लें। तो I स्क्वायर लें और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें बेसिक फॉर्मूला ये वाला है, V स्क्वायर अपॉन R, और ये सेकेंडरी फॉर्मूला है। दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर हमें इस्तेमाल करना चाहिए तो सबसे पहले इसको इस्तेमाल करना चाहिए, वरना कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों में अलग अलग नजर आ रहा है ना। तो एक्चुअली में ये बेसिक फॉर्मूला है, पावर डिसिपेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इफ द वोल्टेज इज कांस्टेंट। जनरली वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो हमारे घरों में भी जो हाई लोड होते हैं, जो ज़्यादा पावर वाले लोड होते हैं, उनका रेजिस्टेंस कम होता है। एयर कंडीशन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, रूम हीटर है, इनके रेजिस्टेंसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए उनकी पावर डिसिपेशन ज़्यादा होती है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला यह है कि इस वोल्टेज को ले लें और इस करंट को ले लें, तो वोल्टेज को आप मल्टीप्लाई कर दें करंट से। तो ये तीनों ही फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं हम पावर के लिए। ये याद रहने की जरूरत है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पावर निकालनी है तो इसी का वोल्टेज लेंगे, इसी की वैल्यू लेंगे, या इसी का करंट लेंगे, इसी की वैल्यू लेंगे, या इसी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लेंगे और इसी रेजिस्टर के थ्रू करंट लेंगे। ये बात याद रखिएगा। सीरीज और पैरेलल में ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। अब आते हैं इस सर्किट की तरफ। ये सर्किट दे रखा है हमारे पास, तो यहां पैरेलल सर्किट है, तो आप या तो यहां का करंट निकाल लीजिए,
आप या तो यहां का करंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहां का करंट कैलकुलेशन के बाद निकल तो जाएगा, बल्कि यहां का करंट कैसे, हाँ यहां का करंट निकल जाएगा आसानी के साथ। बात समझ में आती है, क्योंकि आपका पावर दे रखा है। तो मैं इसका जो तरीका है वो इस तरीके से लेके चलता हूं कि आपको जो चीजें दे रखी हैं वो फॉर्मूले में फिट करके आ जाएं। तो अगर हमें पावर निकालनी है, पावर ऑफ द सर्किट, देखिए पावर ऑफ सर्किट, तो पावर ऑफ सर्किट किसके बराबर होगी, पावर ऑफ दिस 2 ओम रेजिस्टर, इसकी पावर प्लस, मैंने आर लिख दिया सॉरी, यहां पर पी लिखिएगा, पावर ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस एंड पावर ऑफ आर ओम रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आती है? दोनों की पावर को अगर जोड़ देंगे तो पावर ऑफ द सर्किट आ जाएगी। बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखिए, ये कितना दे रखी है आपको, पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन 150 वॉट दे रखी है, मैंने ओम लिख दी सॉरी, आप इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, ये वॉट है ओम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने 150 लिख दिया। इसकी पावर किसके बराबर होगी, यहां पर वोल्टेज कितना है, यहां पर वोल्टेज कितना है, इस जगह पर वोल्टेज कितना है, तो इस जगह पर वोल्टेज देखने के लिए आप यहां आ जाइए, जो वोल्टेज ये है वही इसके अक्रॉस है, तो वोल्टेज है 15, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो 15 का स्क्वायर, इसके अक्रॉस 15 वोल्ट है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसी की वैल्यू से कर देंगे, ओके। प्लस इस R के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज है, इस R के अक्रॉस ये वाला वोल्टेज है, तो यहां से लेकर यहां तक कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, यहां से लेकर यहां तक भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 15 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसकी वैल्यू से। अब इक्वेशन के अंदर सिर्फ R अननोन है जो कि हमसे पूछा है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो 15 स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू 150 माइनस 225 डिवाइडेड बाई, है ना, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 150 और 75, 225 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आगे ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 300 माइनस 225 डिवाइड बाई 2। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, अब इसको जरा रिवर्स कर लेते हैं, तो ये R अपॉन 225 इज इक्वल टू 2 अपॉन 75, ओके। यहां से R किसके बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 2 इंटू 225 बटे 75, तो एक तो 15 यहां पर आ गया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, 3 दूनी 6, क्या 6 ओम दे रखा है, तो ये पहले का आंसर लगा हुआ है, यस 6 ओम दे रखा है, आंसर इज 6 ओम्स। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल था, पावर हमने जोड़ दी, दोनों रेजिस्टेंस की अलग अलग पावर हमने ऐसे जोड़ दी और हमने अपनी वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपके ये भी मिटा देता हूँ और ये भी मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये भी मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 72 पर, पेज नंबर 72। ओके, क्वेश्चन है, पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन है 2012 एंड 13 का, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 बोलूंगा। 2012 और 13 का क्वेश्चन है, AMU 11th एंट्रेंस का ऑफ कोर्स। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप लिखिए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनमें से कौन सा है इस गिवन सर्किट का। सर्किट दे रखा है, सर्किट यहां बना देता हूं, ऐसे बना दिया हमने और यहां लिख दिया 3, और फिर ये एक 3 ऐसे लिया है और फिर एक 3 ऐसे घुमा दिया और यहाँ B निकाल दिया, यहाँ A निकाल दिया, इसको यहाँ ऐसे शॉर्ट कर दिया और इसको ऐसे लिया, ठीक है। और ये सब 3 हैं, यहाँ B लिख दिया। ऑप्शंस हैं 1 ओम, 3 ohms, 6 ohms and 9 ohms. So these are the options. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सर्किट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 3 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्टेड हैं। 2012 एंड 13 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, एक आंसर आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। नाम लिख लेते हैं इसके। ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका E। ध्यान से देखिएगा, ये C और ये B और ये A, क्या ये एक ही टर्मिनल हैं या नहीं? तो आंसर है यस, ऑफ कोर्स हैं, क्योंकि इस B और A के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई ड्रॉप भी नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा तो बस सेम कनेक्शन है। इस B और इस C के बीच में कुछ और कनेक्टेड है, तो आंसर है नहीं। तो मैं एक पॉइंट ले लूं जिसको मैं कहूं, इसको मैं A भी बोलूंगा, इसको मैं B भी बोलूंगा, इसको मैं C भी बोलूंगा। क्या बात समझ में आती है? बीच वाला पॉइंट हो गया ये D, ये क्या हो गया D, ये D ही बेसिकली E है और ये E ही बेसिकली B है। क्या बात समझ में आती है? अब देखिए C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सपोज ये चौकोर वाला, तो ये चौकोर वाला कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये B और D के बीच में भी एक कनेक्टेड है, B और D के बीच में भी एक कनेक्टेड है। सपोज ये सर्किल वाला, तो ये मैं ऐसे करूंगा, ये सर्किल वाला हो गया, और इसको मैं ट्राइंगल कह देता हूं, ठीक है, इस वाले को। तो ये C और E के बीच में, तो C ये रहा और E ये रहा, तो ये एक रेजिस्टेंस ये भी कनेक्ट हो गया, ये ट्राइंगल वाला। ये सारे 3 हैं, ये भी 3 है और ये भी 3 है, और इसको ऐसे निकाल लिए, इसको ऐसे निकाल लिए। क्या ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं? आंसर है ऑफ कोर्स हैं। तीनों के दोनों टर्मिनल्स एक एक जगह पर कनेक्टेड हैं और वहीं पर रेजिस्टेंस निकलवाया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? तो हम ये कहते हैं भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका आसान तरीका भी अभी बताऊंगा कंसेप्ट। इसका इनवर्स, जब हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो रेसिप्रोकल के सम का इनवर्स ले लेंगे, रेसिप्रोकल के सम का इनवर्स ले लेंगे ऐसे, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 3 बार 1/3 है, 3 बार 1/3 है, तो 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 का इनवर्स। 3 इंटू 1/3 किसके बराबर हो जाएगा? 1/1। इसका इनवर्स ये 1 ही बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 1। आंसर इज 1। इसका आसान तरीका क्या है? जब भी ऐसा होता है कि इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं उससे आप डिवाइड कर दिए, उसी के नंबर से डिवाइड कर दिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। जैसे 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड थे, तो मैं क्या करूंगा? 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम। यही बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में, तो यहां पर 1। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। तो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस अगर 10 जोड़ रखे हैं आपने और सबकी वैल्यू सेम है, तो आप एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दिए, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बराबर हो जाएगी सारे रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है।
तो एक आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 53 पर, ठीक है। मैं इतने क्वेश्चन निकाला हूँ, आप इसे नोट करिए। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ये 2010 एंड 11 का क्वेश्चन पेपर है, तो मैं ये मिटा देता हूँ, सब सारी चीज़ें मिटा देता हूँ। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 कहूँगा, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और इसका ईयर कौन सा है? इसका ईयर है 2010 एंड 11, ये इसका ईयर है। आप लोग पहले सर्किट बना देता हूँ जिससे आप क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे आसानी से। सर्किट है, ऐसे आया और ऐसे आ गया, फिर एक रेजिस्टेंस और आ गया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसे लगा के एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, इसको मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे लेकर आया, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया ऐसे, और ये यहाँ लेकर आया, यहाँ पर मैंने अलग अलग निकाल दिया। इसको मैंने A कह दिया, इसको मैंने B कह दिया। इन सब की वैल्यू R के बराबर है, इन सब की वैल्यू R के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ए नेटवर्क ऑफ 6 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू R is made as shown in the figure. Equivalent resistance between A and B is, equivalent resistance निकालना है, बहुत आसान। ऑप्शंस दे रखे हैं R/4, दूसरा दे रखा है 3R/4, तीसरा दे रखा है 4R/3, चौथा दे रखा है 3R, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं? पैरेलल में हैं, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो ए तो यहां पर रह जाएगा, ए कहां पर रह जाएगा? ए यहां पर रह जाएगा, क्योंकि यहां का ए और यहां का ए सेम है, और ये भी सेम है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो यहां के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो? क्योंकि दो इक्वल रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल में हैं, तो हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, इसको यूं मिटा दूं और मैं इस ए को इधर खींच लूं। अब ये ए हो गया और ये रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? अब ये B और ये B सेम है, तो इस वाले को मैं हटा देता हूं और इस B को ऊपर खींच लेता हूं, और ये जो रेजिस्टेंस है ये R नहीं होगा, अब R/2 हो जाएगा। जो नीचे वाला रेजिस्टेंस था उससे मिलके पैरेलल में थे। अब देखिए ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में, वो सॉरी सीरीज में, और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस भी सीरीज में, लेकिन ये दोनों बराबर भी हैं। तो ये कितना हो जाएगा? R + R/2, एक और आधा कितना होगा? 1.5, यानी 3/2। तो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा ऐसा, सॉरी ये हो जाएगा 3/2R, और एक ये नीचे वाला R + R/2, ये हो जाएगा 3/2R। यहां पर B आ गया, यहां पर A आ गया, ठीक है। R + R/2, एक और आधा यानी कि 1.5, यानी कि 3/2। ऐसे ही 3/2 नीचे आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो 3/2 और 3/2 दो पैरेलल में हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, या प्रोडक्ट अपॉन सम निकालिए अलग से। तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है 3/4R। अब इतना मैंने करा दिया तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, और आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप आराम से समझेंगे इसको। ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। अब इतना मैं डिटेल में समझाता हूँ तो इतना हक तो बनता है मेरा कि 3-4 सवालों के बाद अब मैं कुछ डायरेक्ट भी करने लगूँ।
ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 41 पर, है ना। ये किताब है जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, है ना। आसान क्वेश्चन है ये, 2009 एंड 10 का। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 बोलूँगा, ओके। इसको मैं क्या बोलूँगा? क्वेश्चन नंबर 5, 2009 एंड 10 का क्वेश्चन है, 2009 एंड 10 का, ठीक है। 2009 एंड 10 का AMU 11th इंट्रेंस का क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है इस किताब में। किधर गया भाई? हाँ, पहले सर्किट बना देता हूँ मैं। तो सर्किट है ऐसे, ये एल बना दिया, फिर ये आगे गए, दो रेजिस्टेंस इस पैरेलल में आ गए और ये यूँ मिला दिया, फिर आगे गए, एक रेजिस्टेंस और पैरेलल में आ गया, ये बी लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू आर। कह रहे हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। हल हुआ सवाल है। ऑप्शन दे देता हूं मैं, क्या लिखा है? 2R/3, बी है R, सी है 3R/2 और डी है 2R, ठीक है। बहुत आसान। यहां से लेकर इसको आप ये ए तो लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिख दीजिए। तो आप ए से लेकर सी तक पहुंच जाइए। ये दोनों पैरेलल में हैं और इक्वल भी हैं, प्रोडक्ट अपॉन सम कर लेंगे, R/2 आ जाएगा। उसके सीरीज में R, ये B, तो A से B तक कितना रेजिस्टेंस है? R/2 प्लस R। आधा और एक 1.5 होता है, 1.5 को हम 3/2 लिखते हैं, 3/2R, ठीक है, 3/2R। ये इसका ये आंसर हो गया C, ठीक है, C है। हाँ, नोट कर लीजिए, आगे करते हैं, है ना। अब तो मैं इसको भी मिटाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था भाई, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, 5 मैं लिख नहीं पाया था, अब क्वेश्चन नंबर 6, और ऑप्शन यहाँ लिख दूंगा A, B, C और D। क्वेश्चन नंबर 6 जो 2007 और 8 का है, और ये पेज नंबर 18 पर है, ठीक है, 18 पर पहुँचेंगे। ओके, ठीक है। पहले सर्किट बनाएंगे हम इसका। सर्किट बनाने के बाद ये 2007 और 8 का क्वेश्चन है, AMU 11th इंट्रेंस का। पहले हम सर्किट बना लेते हैं, फिर हम बोलेंगे सवाल, तो आप लिखिएगा। ये यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, और एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है। वैल्यू दे रखी है, इसका नाम भी लिख रखा है, ये A है और ये 5 ओम है, ठीक है। मैं ओम नहीं ले रहा, ओम नहीं लिख रहा, यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि वो घिचपिच हो जाएगी फिर। यहाँ पर ये इसका नाम B लिखा हुआ है, और ये है बेसिकली 5 ओम्स, ठीक है, और इसका नाम C है, और ये भी 5 ओम्स है। तो सारे रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है वो 5 ओम्स है। इस तरीके से कनेक्टेड है, ABC नाम लिख रखा है। ये 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंसेस A, B एंड C ईच ऑफ 5 ओम्स आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। ओके, सिंपल बात। कैलकुलेट द करंट थ्रू C, यानी यहां ये वाला करंट निकालना, ये वाला करंट। इसको करंट डिवाइडिंग रूल से मैंने करवाया अभी आपको, करंट डिवाइडिंग रूल बताया था मैंने आपको। तो करंट डिवाइडिंग रूल, क्योंकि YouTube पर मैंने ऐसे बच्चों को नहीं बताया पहले से, तो करंट डिवाइडिंग रूल से तो ये यूं हलवे की तरह निकल जाएगा, है ना। तो करंट डिवाइडिंग रूल से नहीं करेंगे, इसको दूसरे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं। इसके ऑप्शंस हैं 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और B है 1 एम्पियर, 3 एम्पियर और 0.6 एम्पियर, ठीक है। ये निकला हुआ है, लिखा हुआ है। तो जो करंट यहां पर है वही करंट B में भी होगा या नहीं होगा, ये बताइए आप। होगा, बहुत सिंपल है।
ये दोनों सीरीज में है या नहीं? तो ये जो टर्मिनल है इसको अगर मैं PQ लिख लूं तो ये सर्किट दोबारा रीड्रॉ ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता? ये P और ये Q, ये तो 5 ओम का एक रेजिस्टेंस हो गया जिसका मैंने नाम A लिख रखा है, और फिर ये एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 और 5 10, ये दोनों सीरीज में। तो ये B और C है बेसिकली, ये क्या चीज़ है? B प्लस C। क्या बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर मैंने 10 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मुझे ये वाला करंट निकालना है, ये करंट निकालना है मुझे। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल। ये करंट निकालना है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, यहां का वोल्टेज पता कर लीजिए आप कैसा आएगा। याद रखिए कि जब कोई रेजिस्टेंस है, अगर उसकी वैल्यू R है और उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है ये, तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज की वैल्यू होती है, इनमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन समझिए, रिलेशन होता है V इज इक्वल टू I इंटू R। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे उसी रेजिस्टेंस के करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके बराबर हो जाएगी। तो यहां पर वोल्टेज कितना है? इस जगह पर वोल्टेज कितना है? इस जगह पर वोल्टेज कितना है? देखिए यहां का वोल्टेज यहां के बराबर है या नहीं? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कोई कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है, बीच में कनेक्टेड है लेकिन रास्ते में कोई नहीं है। तो ये जो वोल्टेज है ये 10 वोल्ट के बराबर है या नहीं है? यस है। तो यहां का रेजिस्टेंस पता, यहां का करंट पता, यहां का वोल्टेज, यहां का करंट निकाल लिए, यहां का वोल्टेज पता है। करंट कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है? 10 है। R कितना है? 10 है। 1 आ गया, 1 एम्पियर, क्योंकि वोल्टेज वोल्ट्स में है और रेजिस्टेंस ओम्स में है। तो 10 वोल्ट बाई 10 ओम इज इक्वल टू 1 एम्पियर। द आंसर इज 1 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 15 ईयर्स आई थिंक, है ना। एक आध सवाल छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और सवाल मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेज देता हूँ। व्हाट्सएप के हमारे करीब 16 ग्रुप्स बने हुए हैं, आप लोग जानते हैं, जिसमें 150 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो मैं व्हाट्सएप पर आपको और क्वेश्चंस भेज देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। 4-5 सवाल और भेज देता हूँ। अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पर मुझे रिप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करूँ। व्हाट्सएप पे होता क्या है कि बच्चा सवाल का फ़ोटो खींच के भेज देता है और फिर वो नाराज़ होता है कि हमारे पास जवाब नहीं आया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अरे मेरे पास कभी कभी 70-70, 80-80 क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉल्व करने में घंटों लग जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल मुझसे छूट जाता है या देर हो जाती है, भाई इंसान हूँ मैं भी, तो उसमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैं तो मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मैं मदद कर सकूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। और मैं भेजता हूँ डेली 70-80 क्वेश्चन, समझिए मैं सॉल्व करके भेजता हूँ। अभी इलेक्ट्रिकल की बात चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, बच्चे मुझे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन भेज रहे हैं, बच्चे मुझे जो है पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन भेज रहे हैं। तो दिमाग जो है ना, दिमाग की तार जो है ना वो थन्ना जाते हैं, मतलब ये एकदम। तो इस बात को भी ज़रा सोचना चाहिए, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके क्वेश्चन अगर पूछे ना आप, तो ज़रा टीचर को भी ज़रा वो रिलैक्स रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए सारे ही सर्किट वाले। कुछ सर्किट के क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टिविटी का फंक्शन होती है, या रेजिस्टिविटी किन चीज़ों का फंक्शन होती है, किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं डिपेंड करती है, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।